ओके, एग्जेम्पशन चैप्टर अपना चल रहा था। एग्जेम्पशन के अंदर अपने थोड़े बहुत पॉइंट्स बाकी थे और एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मेनली बाकी था। जो पहले मिसलेनियस पॉइंट्स बाकी है मैं वो करा रहा हूँ, फिर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बाद में डिटेल में आएगा, उसके एफएक्यूज वो सब बहुत सारे इसके लिए। सो एक अपना एग्रीकल्चर सर्विसेज बाकी है। बेसिकली अपन ने पहले एग्जेम्पशन के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, गर, फट, बियर, फटफ, बराबर है। जहां पे जी मतलब था गवर्नमेंट, आर इज आरबीआई, एफ इज फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ए इज एग्रीकल्चर, टी इज टोल चार्जेस, बी बेकार है, ई इलेक्ट्रिसिटी, ई इज एजुकेशन, आर इज रेंटिंग, एफ इज फाइनेंशियल सर्विसेज, टी इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, टी इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एफ डिलीट हो गया तो उसको इग्नोर करना। अपने पास ये सीरीज जो था उसमें से गवर्नमेंट सर्विसेज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी लिखा होगा। आरबीआई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एकदम इजी है, बाय आरबीआई एग्जाम टू आरबीआई टैक्सेबल, बाय फॉरेन डिप्लोमैट्स एग्जाम टू फॉरेन डिप्लोमैट्स भी एग्जाम है अगर एमईए ने सर्टिफिकेट दिया है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपन ने एग्रीकल्चर एक पढ़ना बाकी था अपना, तो ये बेसिक है, तुम लोग को ही थोड़ा रीड करने का है। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन में ऑलरेडी जॉब वर्कर सर्विसेज के साथ बता चुका होगा। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन गवर्नमेंट ने दिया, इट इंक्लूड प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स कमर्शियल एक्टिविटी में यूज होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किया। फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट ऑन विच आइदर no further processing is done or such processing is done as is usually done by cultivator or the producer। तो बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है कि जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से प्रोड्यूस आया, अगर वो प्रोड्यूस तुम लोग ने एज इट इज बेच दिया तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होएगा। अगर वो प्रोड्यूस पे तुम लोग ने कुछ और एक्टिविटी किया तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तभी होएगा जब वो एक्टिविटी यूजुअली कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर करता है और वो एक्टिविटी करने के बाद डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बोला हुआ है। मतलब अगर पहली बात तो अगर मैं शुगर केन से शुगर प्रोसेस कर रहा हूं तो शुगर केन से शुगर प्रोसेस करने में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, तो शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इवन तो शुगर केन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल में बना रहा हूँ, तो सनफ्लावर ऑयल इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकॉज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो ओनली दोज प्रोड्यूस विल बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आप लोग ने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से किया है, और अगर एज इट इज बेच रहा है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। अगर फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहा है तो दो चीज है, पहला जो फर्दर प्रोसेसिंग का एक्टिविटी है वो कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर को कैरी आउट करना चाहिए, और दूसरा वो प्रोसेसिंग करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल मैं लास्ट टाइम दे रहा हूं, अगर मेरे फार्म पे हस्क आता है तो हस्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बिकॉज दैट इज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। मेरे फार्म पे अगर पैडी आता है सो पैडी इज अगेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट इज अ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। हाउएवर जो हस्क होता है अपन उसको एज इट इज नहीं बेचता है, अपन हस्क को क्लीन करता है, उधर से छिलका निकालता है और वीट बना के बेचता है। वीट मतलब हस्क होता है, हस्क इज वीट अंडर अ शेल, अपन शेल हटाता है और वीट में कन्वर्ट करता है और फिर बेचता है। वो जो हस्क का जो कचरा निकालने का एक्टिविटी है वो एक्टिविटी एग्रीकल्चर फार्म पे ही कैरी आउट होता है 90% ऑफ टाइम। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, आप ऐसे फटका मारोगे तो भी वो कचरा छिलका निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है वो जो वीट कन्वर्जन एक्टिविटी है वो फार्मर और कल्टीवेटर नॉर्मली करता है और उससे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है, तो वीट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हस्क इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाउएवर जो पैडी है, पैडी का जो छिलका निकालने का है जिससे अपन राइस में कन्वर्ट करता है, तो राइस का पैडी को राइस में कन्वर्ट करने के लिए मशीन का जरूरत होता है। इंडिया में हर एक फार्मर के पास वो मशीन अवेलेबल नहीं होता है, तो उन लोग जो राइस प्रोड्यूस या कल्टीवेट करता है पैडी, वो पैडी को एक आदमी के पास लेके जाता है जिसके पास वो मशीन है, वो आदमी मशीन में प्रोसेस करके राइस क्लीन करके देता है। तो वो जो आदमी पैडी से राइस में कन्वर्जन कर रहा है उसको जॉब वर्कर बोलते हैं, और वो राइस एग्रीकल्चर फार्म पे कल्टीवेट नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। जो पैडी है दैट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट जो राइस है वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बिकॉज राइस का एक्टिविटी फार्मर या कल्टीवेटर नहीं करता है, इसके लिए दैट्स इट, बराबर है। सो नाउ एनीथिंग विच इज आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
लिस्ट ऑफ एग्जाम्शन गवर्नमेंट ने दिया है, अगर तुम लोग को याद रखने का है तो मैंने कोड तो बनाया हुआ है, बट एग्जाम में बेसिकली रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बराबर है। सो इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस, दिस इज दिलेर BMW, बराबर है। सो ये बेसिकली याद नहीं रखने का, अपने आप ही याद हो जाएगा तुम लोग को सब, ये बेसिक है एकदम। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी किया तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब ऐसा प्रोड्यूस जो नॉर्मली कल्टीवेट होता है अपने फार्म पे, जो फार्मर और प्रोड्यूसर कल्टीवेट करता है और जिससे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होएगा तो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पल, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, थ्रैशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, ये एग्जेम्प्ट है। तो दिलेर BMW में डी मतलब एनी एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एल मतलब सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, अगर सपोज मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे पास लेबर काम करते हैं और मैं जो लेबर है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं बिल्डर को लेबर सप्लाई कर रहा हूँ तो वो टैक्सेबल है। मैंने किसी को सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किया तो वो टैक्सेबल है, बट अगर फार्म पे काम करने के लिए मैंने लेबर सप्लाई किया तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिस्ट में आता है। ई मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर फार्म पे हो रहा है और जिससे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट ऑल्टर इट, डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो क्लीनिंग एक्टिविटी, पैकिंग एक्टिविटी, ये सब से अगर कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो दिलेर BMW में डी मतलब एनी एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एल मतलब सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। ई मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं कर रहा है। और एक ई है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, बराबर है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज तुम लोग के BNP में भी आता है, तो एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज इंपार्ट करने का जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा। डीलर BMW में आर मतलब रेंटिंग, अपन ने पढ़ा था रेंटिंग इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो रेंटिंग पे टैक्स आता है। बट अगर रेंटिंग एग्रीकल्चर लैंड दिया है या रेंटिंग एग्रो मशीनरी दिया है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो अगर मैंने जमीन भाड़े पे दिया जो सामने वाला एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज कर रहा है, सो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर सामने वाले को एग्रो मशीन्स दिया भाड़े पे तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आई थिंक समझेगा। सो ये बेसिकली रट्टा नहीं मारने का, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट। डी मतलब डायरेक्टली रिलेटेड, एल मतलब सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ई मतलब असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, ई मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, आर मतलब रेंटिंग, फिर बाद में डीलर BMW में डब्ल्यू मेरे को बोलता है वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लोड किया, अनलोड किया, पैक किया तो टैक्स आने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है तो टैक्स नहीं आता है। नाउ व्हाट दे एंश्योर, गवर्नमेंट बोलता है कि बीच में बहुत प्रॉब्लम था कि फार्मर जो कल्टीवेट करता है प्रोड्यूस उसको फेयर प्राइस नहीं मिलता है, तो हर एक पंचायत ने एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी को सैंक्शन दिया हुआ है। इन लोग क्या करता है, दे मेक श्योर दैट फार्मर को फेयर प्राइस मिले फॉर देयर कल्टीवेशन। तो अगर इन लोग कोई सर्विसेज दे रहा है एज अ कमीशन एजेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो ये एग्जेम्प्ट है। तो BMW में एम मतलब मार्केटिंग कमिटी, तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी फार्मर लोग को सेल और परचेज से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, तो टैक्स आने वाला नहीं है। बट इन लोग का और भी एक्टिविटीज है, जैसे इन लोग फार्मर को गोडाउन ढूंढ के देता है, उसके लिए इन लोग फार्मर से कमीशन चार्ज करता है, वो जो कमीशन चार्ज किया वो टैक्सेबल होएगा। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है तो एग्जाम्प्ट होएगा, नहीं तो एग्जाम्प्ट नहीं होएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट मेरे को बोलता है BMW में बी मतलब क्या था, ब्रोकरेज और कमीशन फॉर सेल, ये वो ही वाला कमीशन एजेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ये देखो ना और लिखा है, बराबर है। सो BMW में बी मतलब ब्रोकरेज और कमीशन फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। BMW में एम मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। W मतलब वेयर हाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है। सो दिलेर BMW एग्जेम्प्ट है। डी मतलब डायरेक्टली रिलेटेड, एल मतलब सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ई मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं कर रहा है, ई मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, आर इज रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीन्स एंड एग्रीकल्चर लैंड, बी इज ब्रोकरेज, एम इज मार्केटिंग कमिटी, डब्ल्यू इज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये सब लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन है। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऊपर मैंने दिया हुआ है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से कोई भी प्रोड्यूस आता है तो उसको अपन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइडेड वो जो एक्टिविटी है उससे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए।
ये जो लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन है ये इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि जो सर्विसेज है सच एज हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आता है। ये देखो ना मैंने लिखा है पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मिला। तो हॉर्टिकल्चर मतलब रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेरिकल्चर मतलब रिलेटेड टू सिल्क, पिसिकल्चर मतलब रिलेटेड टू फिश, फ्लोरिकल्चर मतलब रिलेटेड टू फ्लावर्स। तो ये सबका सब जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आता है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। इतना पॉइंट समझता है। अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं सिमिलर सर्विसेज करके मैंने लिखा है सिमिलर सर्विसेज, गवर्नमेंट बोलता है कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो तो एग्जेम्प्ट ही है जो लिस्ट में कवर्ड है। हाउएवर आज के डेट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेट करने के बाद गोडाउन में स्टोर होता है और गोडाउन में एक्टिविटीज होता है सच एज प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल तुम लोग एप्पल खरीदोगे नेक्स्ट टाइम, तो एप्पल अगर दीवार पे घिसोगे तो वैक्स निकलता है, तो वो जो वैक्स होता है वो एप्पल के कोटिंग के लिए काम आता है सो दैट ट्रांसपोर्ट में एप्पल दब ना जाए। सो वो अपने को मालूम है एप्पल थोड़ा सा ड्रॉप भी होता है तो दब जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए वैक्सिंग का ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है फ्रूट्स और वेजिटेबल पे, राइपनिंग एंड सो ऑन, जैसे अभी है ना तुम लोग देखेगा तो रॉ बनानास जो होता है, सो केला जो होता है वो उन लोग कल्टीवेट करता है, एक पानी में डालता है केमिकल के, उसको टेम्पो में डालता है और जब तक टेम्पो अपने घर तक पहुंचता है वो राइप हो जाता है। वो इलीगल एक्टिविटी है, वो इधर कवर्ड नहीं है। देर आर राइपनिंग प्रोसेसेस विच आर लीगलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो अगर वो वाले प्रोसेसेस किया तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बीच में तुम लोग ने देखा होगा मैंगोस का आर्टिफिशियल राइपनिंग होता है, वो सब एक्टिविटी इधर कवर्ड नहीं है। आर्टिफिशियल राइपनिंग इज इलीगल, अगर पकड़ा गया तो गवर्नमेंट पेनल्टी मारेगा, वो अलग, लाइसेंस ले लेगा वो अलग। इधर वही कवर्ड है प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड है और गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ है। So activities such as preconditioning, pre-cooling, retail packing, waxing, labeling of fruits and vegetable is exempt from tax. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो राइस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में नहीं आता है, बट अपने नॉर्मल प्रैक्टिस में तो अपन राइस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानता ही है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स में जो भी अपन ने पढ़ा ना, राइपनिंग, ये सॉरी पॉइंट डिलेर बीएमडब्ल्यू में जो अपन ने पढ़ा था, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस नहीं आता है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग ऑफ राइस टैक्सेबल हो गया, तो उसको एग्जेम्पशन देने के लिए गवर्नमेंट ने सेम एंट्री इधर पास किया है बट लास्ट में राइस लिख दिया है। सो अगर लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मतलब वीट, जवार, बाजरा वो सब है, तो वो तो एग्जेम्प्ट ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर राइस होएगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होएगा। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होएगा, वो भी एग्जेम्प्ट है बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ही आता है। आई थिंक समझेगा। अभी ये सब क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है। प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक रबर, ग्रीन टी, कॉफी इज आल्सो एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्लीज याद से सुनना, प्लांटेशन ऑफ ग्रीन टी एग्जेम्प्ट है, तो ग्रीन टी जो लीफ होती है, कल्टीवेशन, वो सब वो एग्जेम्प्ट है, बट जो अपने को प्रोसेस टी मिलती है वो प्रोसेस टी टैक्सेबल है। तो जो अपन टी पाउडर, चाय में जो टी पाउडर डालता है वो टैक्सेबल है, जो फार्मर के फार्म पे कल्टीवेशन हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है। तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन टी मतलब अपना नॉर्मल ग्रीन टी जो अपन ऐड दिखता है वो वेट लॉस वाला, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन टी ऑल्सो जो नॉर्मल टी रहता है उसका टी लीफ कल्टीवेट होता है, तो वो टी लीफ जो है वो एग्जेम्प्ट है और जो टी पाउडर रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। सो प्लांटेशन ऑफ क्रॉप एग्जेम्प्ट है। पोटैटो चिप्स और टमाटो केचप्स ऑलवेज टैक्सेबल ही रहेगा, तो डज नॉट क्वालिफाई एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल बिकॉज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। आगे का प्लीज राइट हैंड साइड पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, just remember it is a taxable activity. Cleaning of it carried out outside the farm. Now please understand, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में, चेक करो ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में थर्ड लाइन में बोला है इज यूजुअली डन बाय द कल्टीवेटर, इज कंपल्सरीली डन बाय द कल्टीवेटर नहीं बोला है। यूजुअली डन बाय द कल्टीवेटर मतलब मोस्टली कल्टीवेटर वो एक्टिविटी करता है, मोस्टली, नॉट कंपल्सरीली। तो इंडिया में क्लीनिंग ऑफ वीट का एक्टिविटी 90% फार्मर खुद करता है, 10% फार्मर है जो आउटसोर्स करता है। तो अगर 10% फार्मर आउटसोर्स कर रहा है तो गवर्नमेंट बोलता है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं आने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आता है। बिकॉज एज पर डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है यूजुअली डन होना चाहिए, कंपल्सरीली डन नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करके दिया हुआ है कि क्लीनिंग ऑफ इट आउटसाइड फार्म होएगा तो भी नॉट लायबल टू जीएसटी है। प्लीज राइट हैंड साइड पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे सब मैंने दिया है। पिसिकल्चर सेरिकल्चर कवर्ड मतलब वो एग्जेम्प्ट है। पोटैटो चिप्स टोमेटो केचप टैक्सेबल है। क्लीनिंग ऑफ इट आउटसाइड फार्म होएगा तो भी एग्जेम्प्ट है। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड विद अ ग्रीन हाउस और अ स्टोरेज शेड मेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट रहेगा। अपन ने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। अरे बोलो, रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विल बी एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर मैंने वेकेंट लैंड दिया है उसके साथ साथ ग्रीन हाउस दिया है स्टोरेज के लिए तो इवन दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो बेसिकली ये सब क्लैरिफिकेशन है, प्लीज फटाफट पढ़ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बाजू में मैंने दिया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एईएस इज टू ट्रांसमिट लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ टू द फार्मर। आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस को फास्ट करने के लिए लेटेस्ट केमिकल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोसेस इन लोग इम्पार्ट करता है फार्मर लोग को, तो वो सब प्रोसेस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। इट इज बेसिकली डन थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज, बराबर है। तो ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, प्लीज डिटेल में मत पढ़ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है, एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, राइट शॉर्ट नोट ऑन, सिर्फ दिया रहेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, तो आइडेंटिफाई करने का वो एग्जाम है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी भी मैंने बता दिया है, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच बॉडी विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रेंटिंग ऑफ शॉप एंड अदर प्रॉपर्टी, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। इन लोग का मेन एक्टिविटी क्या है कि इन लोग फार्मर को फेयर प्राइस दिलाएगा फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो जो एक्टिविटी किया है वो एग्जेम्प्ट है। बट उसके अलावा कोई रेंटिंग का सर्विसेज वो सब दिया है, कमीशन ब्रोकरेज की तरह एक्ट किया है, सो दैट विल बी टैक्सेबल। ओके, टेस्टिंग एक्टिविटी कवर्ड इन दिस एग्जेम्पशन, तो टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। सीड टेस्टिंग भी एग्जेम्प्ट है। तो एनी टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग हो गया, एनिमल फेड टेस्टिंग हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स का टेस्टिंग हो गया, डिजीजेस से नहीं है वो उसका टेस्टिंग किया, कोई भी टेस्टिंग कर लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आएगा। फ्यूमिगेशन प्रोसेस इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर है। सो जैसे अपना राइपनिंग, प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, रिटेल पैकिंग वो सब था, वैसे फ्यूमिगेशन प्रोसेस भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन है, वो सब क्लेरिफाई किया हुआ है, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ बस। ये इंपॉर्टेंट था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइवस्टॉक इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बेसिकली अदर देन हॉर्स, बिकॉज हॉर्स एग्रीकल्चर में आता ही नहीं है, बिकॉज वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज होता है। सो अगर मेल सीमेंस अगर रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल्स में इंसर्ट किया है इन केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो गवर्नमेंट बोलता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइवस्टॉक इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक, गवर्नमेंट ये आर्टिफिशियल प्रोसेस कैरी आउट करता है। जैसे भी टेस्ट ट्यूब बेबीज होता है वैसे एनिमल्स के लिए भी है। तो अगर एनिमल्स में मेल लाइवस्टॉक का सीमेंस अगर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में उन लोगों ने इंसर्ट किया है, सो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीसीडी। तो एनसीसीसीडी अपन ने ऑलरेडी एजेंसी सर्विसेज में पढ़ा होगा, तो एनसीसीसीडी कोई भी सर्विसेज देगा इंक्लूडिंग कोल्ड चेन नॉलेज, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर है। सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऊपर ही अपन ने पढ़ लिया, वैक्सिंग एंड सो ऑन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स और पल्सेस, गवर्नमेंट मेरे को बोलता है स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसेस सीरियल पल्सेस फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल स्पाइसेस कॉपरा शुगर केन लिखा है, जैगरी रॉ वेजिटेबल्स फाइबर सच एज कॉटन फ्लैक्स जूट एक्सेट्रा, इंडिगो अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको बीटल लीफ टंडू लीफ कॉफी एंड टी आर एग्जेम्प्ट। प्लीज याद रखना ये जो भी लिखा हुआ है सबका सब अनप्रोसेस्ड है, अगर प्रोसेस्ड होएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोसेस्ड मतलब जो अपने यहाँ पे टी पाउडर आता है उसको स्टोर किया तो टैक्सेबल है, जो टबैको लीफ अपन मार्केट से खरीदता है वो प्रोड्यूस किया वो स्टोर किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कॉटन रॉ कॉटन है तो टैक्सेबल है, फैब्रिक स्टोर किया तो वो, मैंने उल्टा बोल दिया, रॉ कॉटन एग्जेम्प्ट है, फैब्रिक स्टोर किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो भी स्टोरेज और वेयरहाउसिंग है, अगर जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से आ रहा है वो स्टोर किया तो एग्जेम्प्ट है, अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग करके आया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, बराबर है। सो ये मैंने सिर्फ ऊपर से तुम लोग के साथ डिस्कस किया है, और जैसे मैंने डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना, उसको डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो बेसिकली एग्जाम के डे पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट पढ़ के क्लिक होना चाहिए, वैसे पढ़ना। सो एनसीसीसीडी एग्जेम्प्ट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड वैक्सिंग वो सब किया तो एग्जेम्प्ट है, फ्यूमिगेशन प्रोसीजर एग्जेम्प्ट है,
इंसिमिनेटेशन प्रोसेस जो एनिमल्स लाइफ स्टॉक के ऊपर है वो एग्जेम्प्ट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टोर किया तो एग्जेम्प्ट है, टेस्टिंग एक्टिविटी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर किया तो एग्जेम्प्ट है, एंड सो ऑन। तो तुम लोग को सिर्फ क्या एग्जेम्प्ट है क्या टैक्सेबल है वो पढ़ने का है, तो प्लीज उसको डिटेल में मत पढ़ना, दिस इज जस्ट येस और नो वाला पॉइंट, बराबर है। सेकेंडली, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं उसका पेज नंबर इग्नोर करना, जो सर्विसेज हो गया है मैंने ये वाले वर्ड फाइल से डिलीट कर दिया है, तो ये तुम्हारे बुक में पेज नंबर 11.2 पे नहीं मिलेगा। ये मैंने सिर्फ ये वाले शीट में वही सर्विसेज है जो मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है, जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वो अपन ऑलरेडी वर्ड फाइल में देख चुका है, तो प्लीज पेज नंबर इग्नोर करना। ओके, कंस्ट्रक्शन मेरा बाकी है पढ़ाना, वो पेंडिंग है, वो लास्ट सर्विसेज कंस्ट्रक्शन रहेगा, उसके ऊपर बहुत सारे एफएक्यूज मैं साथ में डिस्कस करूंगा, इसके लिए मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, बराबर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सर्विसेज बाय, ये सीरीज नंबर देखना, सीरीज नंबर 32 है अपने बुक में होएगा, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, और एक मैंने इसके बाद बोला था कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला सर्विसेज है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, और ये रीड करना इंपॉर्टेंट मार्क करना प्लीज। एंट्री नंबर 32 मेरे को बोलता है कि कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है और नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड जरूरी नहीं है, एनी नॉन प्रॉफिट एंटिटी, अभी प्लीज समझना ना। नॉर्मली क्या होता है, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं या तो अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके जो मेंबर होते हैं उन लोग को सेम पर्सन ही माना जाता है। तो अगर सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। किसको प्रोवाइड कर रहा है, अपने मेंबर को, बराबर है। तो अगर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर को जब सर्विसेज देगा तो गवर्नमेंट बोलता है कि इसको हम लोग सेल्फ सर्विस मानते हैं, तो नॉर्मली ये टैक्सेबल ही नहीं होता है, बराबर है। गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है, गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है, अगर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ने मेंबर को सर्विसेज दिया तो वो सेल्फ सर्विस होता है। सेल्फ सर्विस मतलब उसके ऊपर नॉर्मली टैक्स ही नहीं आएगा। जस्ट फॉर अ सेकेंड होल्ड इट, ओके, बराबर है। तो ये नॉर्मली सेल्फ सर्विस होता है तो इसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं आता है। हाउएवर अगर तुम्हारा जो इन एसोसिएशन है अगर वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो गवर्नमेंट बोलता है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर मेंबर को सर्विस देता है या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मेंबर को गुड सप्लाई करता है तो डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है वो वाले केस के अंदर हम लोग ने शेड्यूल 2 में भी लिखा हुआ है कि वो टैक्सेबल सप्लाई। सो अगर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू मेंबर तो वो सप्लाई टैक्सेबल होता है। हाउएवर एक पॉइंट सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ट्रेड यूनियन ने सर्विसेज दिया है या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सर्विसेज दिया है, ये पढ़ो ना, पॉइंट नंबर सी पढ़ना ना, पॉइंट नंबर सी पूरा पढ़ना ना, ए बी टाइम पास है, पॉइंट नंबर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड इट प्रॉपर्ली। पॉइंट नंबर सी, वापस से मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, मतलब जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स टू इट्स ओन मेंबर बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। सी पॉइंट बोलता है अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर
for sourcing of goods or services from a third person for common use of its member in a housing society or a residential complex are exempt from tax. प्लीज समझना यार, अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंक्शंस कैसा होता है प्लीज सोच के बोलना। अगर अब जो तुम लोग फ्लैट में रहता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका तुम लोग एवरी मंथ मेंटेनेंस भरता होगा। सपोज मैं मेंटेनेंस भरता हूँ 5,000 रुपया पर मंथ, ऐसे मेंटेनेंस जितने भी फ्लैट के ओनर है सब एवरी मंथ पे करते होंगे। तो जब सब लोग मेंटेनेंस भरते हैं तो वो मेंटेनेंस का होता क्या है, तो जो फंड में मेंटेनेंस जमा हो गया, अपने सोसाइटी के फंड में जो मेंटेनेंस जमा हो गया, वो मेंटेनेंस से उन लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है सोसाइटी का, वॉचमैन को पैसा देता है, लिफ्टमैन को पैसा देता है, अगर सोसाइटी में कोई फंक्शन है तो उधर से वो पैसा यूज होता है एंड सो ऑन। बेसिकली अगर ये वाले साल में जो सोसाइटी के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया जमा हुआ सारे मेंबर से, खर्चा सिर्फ 30 लाख रुपया हुआ, तो जो 20 लाख रुपया बचा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मेंबर्स के बीच में, वो 20 लाख रुपया फंड में ही रहता है। मतलब द प्रॉफिट ऑफ द फर्म is never distributed among the member, it is still in the society only, funds में ही रहता है। सिमिलरली जो सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गया, इन लोग को भी कोई सैलरी नहीं मिलता है, तो बेसिकली इट इज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर इन लोग ने अपने मेंबर से मेंटेनेंस अगर 7,500 पर मंथ पर मेंबर लिया है तो वो एग्जेम्प्ट होएगा। मतलब अगर तुम लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर मेंटेनेंस का बिल 7,500 के ऊपर आता है, सो दैट विल बी टैक्सेबल। इफ मेंटेनेंस इज अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। दैट इज योर पॉइंट नंबर 32। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड टू इट्स मेंबर, जहाँ पे कंसीडरेशन अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर आ रहा है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कंसीडरेशन क्यों ले रहा है, बिकॉज इन लोग ने मेंबर के बिहाफ पे कोई सर्विसेज प्रोक्योर किया है या तो मेंबर के बिहाफ पे इन लोग ने कोई गुड्स प्रोक्योर किया है। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट बोलता है एग्जेम्पशन में डाला है, बट रिस्ट्रिक्टेड एग्जेम्पशन है 7,500 रुपया वाला। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड, मतलब वही अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरे को गवर्नमेंट बोलता है आर मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय अ रेसिडेंट to a resident welfare association in a housing society exempt from GST, and if yes, is there any upper limit? So obviously it is exempt from tax, provided 7,500 पर मंथ पर मेंबर फीस होना चाहिए, जो अपन ऑलरेडी ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ चुका है। तो अगर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जीएसटी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड जो मेंटेनेंस है वो 7,000 रुपया पर मंथ पर मेंबर होना चाहिए, 7,500 रुपया, सॉरी। सेकेंड क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट मेरे को बोलता है RWA has an aggregate turnover of ₹20 lakh in or less in a financial year। प्लीज आगे मत पढ़ना, मैं बोल सकता हूँ ये रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का पॉइंट नहीं है। मैं जो कमर्शियल कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ उसके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 18% है। हाउएवर अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए के नीचे है, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होएगा। तो टैक्स रेट तो स्पेसिफाइड है, बट अगर मेरा सर्विसेज 20 लाख रुपीस के नीचे टर्नओवर तो मेरे को ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होएगा। तो सिमिलरली अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है जिन लोग का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के नीचे है मतलब उन लोग के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला है। तो अगर एप्लीकेबल नहीं होएगा तो उन लोग का मेंटेनेंस 7,500 के ऊपर होएगा या नीचे होएगा, एग्जेम्प्ट ही रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो इसके लिए टेबल पढ़ना, अगर टर्नओवर मोर देन 20 लाख है तो अप टू 7,500 एग्जेम्प्ट है। मोर देन 20 लाख टर्नओवर है और मोर देन 700 है तो नो मतलब एग्जेम्पशन नहीं है। 7,500 और लेस है तो एग्जेम्पशन है, और अगर उन लोग का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तो हमेशा एग्जेम्पशन मिलेगा, मेंटेनेंस कुछ भी होने दो, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो दे आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन बोलता है इज रॉ एंटाइटल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्लीज आगे मत पढ़ना यार, ये तो एकदम सिंपल है। अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का मेंटेनेंस
5,000 रुपया पर मंथ पर मेंबर है, तो उन लोग का पूरा सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो जब सर्विसेज एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी भी मिलने वाला नहीं है। बट अगर उन लोग का मेंटेनेंस मोर देन 7,500 पर मंथ पर मेंबर है, तो उन लोग जीएसटी पे करता है। अगर जीएसटी पे होता है तो ऑब्वियसली उन लोग को आईटीसी भी मिलेगा, आईटीसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगा। तो उन लोग जो जनरेटर खरीदेगा, वाटर पंप खरीदेगा, से सब एग्जेम्पशन, ये सब आईटीसी में एलिजिबल हो जाएगा। सो अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जीएसटी पे करता है, तो जीएसटी अगर पे कर रहा है तो आईटीसी भी मिलेगा। अगर जीएसटी पे नहीं करेगा तो आईटीसी भी मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए वो वाला पॉइंट इधर उन लोग ने इंसर्ट कर दिया। तो ये सब रट्टा क्या मारोगे, तो बेसिक कॉमन सेंस है। नेक्स्ट पॉइंट अच्छा है, अ पर्सन ओन्स 2 और मोर फ्लैट्स। बस आगे नहीं पढ़ना, जो जो हाईलाइट किया उतना हाईलाइट कर दो बस। तो अगर मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 फ्लैट है, तो 7,500 पर मंथ पर मेंबर बोला है। तो अगर मेरा सोसाइटी में 2 फ्लैट है, मतलब मेरे को 2 मेंबर काउंट होता है अंडर द रजिस्टर। तो अगर मैं 2 मेंबर काउंट होऊंगा, मतलब मेरे को एग्जेम्पशन 15,000 रुपए तक का मिलेगा। ऐसा नहीं होएगा कि एक फ्लैट एग्जेम्प्ट रहेगा, एक फ्लैट टैक्सेबल रहेगा। सो अगर एक सोसाइटी में मेरा 3 फ्लैट है, तो 3 अलग अलग मेंबर काउंट होंगे, तो 7,500 7,500 7,500 तीनों में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दिया है, ओन्स 2 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, पेज 15,000 रुपया पर मंथ। तो अगर 15,000 रुपया पर मंथ दे रहा है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल होएगा, बिकॉज एक अपार्टमेंट का 7,500 से नीचे। तो अगर 16,000 रुपया होता तो दोनों अपार्टमेंट टैक्सेबल होता, 15,000 रुपया इसके लिए एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर एक आदमी का 2 फ्लैट है तो ऐसा मानेंगे कि उन लोग 2 मेंबर है सेम सोसाइटी के। ओके, हाउ शुड RWA कैलकुलेट जीएसटी पेएबल वेयर मेंटेनेंस चार्जेस एक्सीड 7,500? प्लीज डिटेल में मत पढ़ना। मतलब अगर मैं मेंटेनेंस 9,000 रुपया भर रहा हूं तो पूरे 9,000 पे टैक्स आएगा, डिफरेंस पे, तो गवर्नमेंट बोलता है डिफरेंस पे टैक्स आएगा। बराबर है। सो इफ द मेंटेनेंस इज 9,000 तो 7,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो 1,500 एक्स्ट्रा बचेगा ओनली दैट विल बी टैक्सेबल। ओके, रेट ऑफ टैक्स 18% है। ओके ओके, एफएक्यूज जो सीबीआईसी ने दिए थे, गवर्नमेंट ने जो दिए थे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। एफएक्यूज, society collects the following charges from a member on property tax actual as per municipal corporation, water tax municipal corporation, non agriculture tax state government। तो मैं ऐसा बोलूंगा तो चलेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट होता है। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट होता है तो जो अपन प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, वाटर टैक्स पे कर रहा है, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स पे कर रहा है, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो इसके लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो जीएसटी नॉट लेविएबल हो जाएगा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स सब एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो सोसाइटी जब अपने मेंबर से रिकवर करेगा तो कोई टैक्स नहीं आएगा। सिमिलरली नॉन एग्रीकल्चर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी है फ्रॉम इंडिविजुअल फ्लैट ओनर, बिजनेस एंटिटी नहीं है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बराबर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बोलता है सिंकिंग फंड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, कार पार्किंग चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेशन चार्जेस, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन है। पहले 3 पॉइंट जो थे वो टैक्सेस है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटी से लेता है और सोसाइटी अपने मेंबर से लेता है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि जो टैक्सेस लेवी किया है वो सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, उसका कंसीडरेशन टैक्स है। तो अगर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो वो एग्जेम्प्ट है। इसके लिए म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गवर्नमेंट बोलता है एग्जेम्प्ट है, बिकॉज वो अंडर स्टैच्यू कलेक्ट होता है। अभी क्वेश्चन ये है कि सिंकिंग फंड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, कार पार्किंग, ये सब टैक्सेबल है या नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है विल अट्रैक्ट जीएसटी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन का एंट्री नहीं है। तो सिंकिंग फंड, रिपेयर मेंटेनेंस फंड, कार पार्किंग चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेशन चार्जेस और सिंपल इंटरेस्ट और लेट पेमेंट अट्रैक्ट जीएसटी एज दे आर चार्जेस कलेक्टेड बाय आरडब्ल्यूए मेंट फॉर इट्स मेंबर। बराबर है। तो वो टैक्सेबल के डेफिनेशन में आ जाएगा। एज पर गाइडलाइंस, नो मेंटेनेंस चार्जेस अप टू 7,500, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल,
मेंटेनेंस चार्जेस मींस ओनली मेंटेनेंस और कलेक्शन ऑफ ऑल चार्जेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेंटेनेंस चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड होएगा, तो दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस per month per member for sourcing of goods or services from third party for common use of its member. Here charges means individual contribution made by member of society to avail अरे यार मतलब ये मैं आपको बोलना चाह रहा है कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज किसी से अपन ने लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज कोई एक घर का सिक्योरिटी नहीं है ना, वो पूरे सोसाइटी का सिक्योरिटी है। तो वो जो पूरे सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए लिया है वही एग्जेम्प्ट होएगा, बाकी सब एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। तो 7,500 पर मंथ पर मेंबर में वो सर्विसेज आता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को प्रोवाइड करता है और वो कॉमन यूज के लिए है। अगर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के यूज के लिए कोई सर्विसेज प्रोक्योर किया है तो वो टैक्सेबल होएगा, कॉमन यूज के लिए प्रोक्योर किया है तो ये एग्जेम्प्ट होएगा। पॉइंट नंबर 3 मेरे को बोलता है मंथली मेंटेनेंस all the above charges are below 7,500 but yearly total collection exceed 20 lakh, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। अगर मेंटेनेंस 7,500 के नीचे है तो वो एग्जेम्प्ट ही होने वाला है। तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होएगा या नीचे होएगा, इट डज नॉट मैटर। हाउएवर अगर सोसाइटी में सपोज एक क्लब हाउस है, क्लब हाउस का कोई एरिया है, वो कोई एक एसोसिएशन ने या नॉन मेंबर ने भाड़े पे लिया है, तो यूज ऑफ कम्युनिटी हॉल फॉर सोशल फंक्शन बाय नॉन मेंबर वो टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज इन लोग का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर रहा है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर रहा है बट मेंबर से जो मेंटेनेंस आता है वो 7,500 के नीचे है तो वो एग्जेम्प्ट ही है। बट अगर नॉन मेंबर से अगर कोई पैसा मिला तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल होएगा बिकॉज एग्जेम्पशन सिर्फ सर्विसेज मेंबर को दिया तो ही एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक इतना पॉइंट समझेगा। प्लीज डाउट्स है तो पूछना। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्रीकल्चर सर्विसेज मैंने पढ़ाया, एग्रीकल्चर सर्विसेज में मैंने पढ़ाया कि दिलेर बीएमडब्ल्यू एग्जेम्प्ट होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एल मतलब सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ई मतलब असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, ई मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, बी मतलब ब्रोकरेज, आर मतलब रेंटिंग, एम मतलब मार्केटिंग कमिटी और डब्ल्यू मतलब वेयर हाउसिंग लोडिंग। उसके बाद सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टेस्टिंग सर्विसेज दिया है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सीबीआईसी मेरे को बोलता है कि अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड एक्टिविटी है तो एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउसिंग लोडिंग ऑफ राइस है तो वो एग्जेम्प्ट है एंड सो ऑन। एंट्री नंबर 32 जो अपने बुक के अंदर है वो बोलता है कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ने अपने मेंबर को सर्विस दिया है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी ने अपने मेंबर को सर्विसेज दिया है तो वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। तो अगर ट्रेड यूनियन ने सर्विस दिया है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर से मेंटेनेंस लिया है 7,500 पर मंथ पर मेंबर तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर मेंटेनेंस रहेगा तो टैक्सेबल रहेगा। उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। पहला क्लैरिफिकेशन बोलता है कि मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेसिडेंट एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, तो 7,500 एग्जेम्प्ट है। दूसरा क्लैरिफिकेशन बोलता है टर्नओवर अगर 20 लाख के नीचे है तो कोई भी मेंटेनेंस होएगा, 8,000 होएगा तो भी एग्जेम्प्ट है। टर्नओवर अगर 20 लाख के ऊपर है तो 7,500 वाला एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होएगा। थर्ड पॉइंट बोलता है आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विसेज टैक्सेबल है तो आईटीसी मिलेगा, एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बोलता है अगर एक आदमी का 2 घर है तो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, तो दोनों घर का लिमिट अलग अलग काउंट होएगा, कंबाइंड लिमिट काउंट नहीं होएगा। तो 15,000 मेंटेनेंस है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है मेंटेनेंस चार्जेस अगर 7,500 के ऊपर जा रहा है तो पूरे अमाउंट पे टैक्स आएगा डिफरेंशियल, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट पे टैक्स आएगा। नेक्स्ट फर्दर एफएक्यूज में इन लोग ने बोला है कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो एग्जेम्प्ट है, बट सिंकिंग फंड, रिपेयर, मेंटेनेंस, कार वो सब टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि 7,500 का लिमिट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल रहेगा, बट सिर्फ वही सर्विसेज पे एप्लीकेबल है जो सब मेंबर को कॉमनली प्रोवाइड करता है। तो अगर एक मेंबर के लिए कोई एक्सक्लूसिव सर्विस दिया है तो वो टैक्सेबल होएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। और अगर नॉन मेंबर को अगर सर्विसेज दिया है तो 7,500 के नीचे होएगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। सिमिलर लाइंस पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अ सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू मेंबर, प्लीज ये एक बार पढ़ना ना, एक बार ये प्लीज रीड करना प्रॉपर्ली।
Services provided by unincorporated body or non-profit entity registered under any law for time being in force, engage in any activity relation to welfare of industry or agriculture, labor or farmer, trade or promotion of trade or commerce, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activity and protection of environment. तो अगर ऐसा कोई एस्टैब्लिशमेंट है जो ये सारा सर्विसेज दे रहा है, जैसे वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री और लेबर, एग्रीकल्चर, फार्मर, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब अगर कोई एक्टिविटी दे रहा है तो 1000 रुपया पर मंथ पर मेंबर एग्जाम हो जाएगा. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 7500 रुपया पर मंथ पर मेंबर का एग्जामिशन था. ये वाले पॉइंट में अगर इंडस्ट्री प्रमोशन वो सब है तो 1000 रुपया पर मंथ पर मेंबर एग्जाम हो जाएगा. तुम लोग को एक बार रीड करने का है, मैंने सिर्फ डिस्कस किया. सेक्शन पॉइंट एंट्री नंबर 33 मेरे को बोलते हैं अपने टेक्स्ट बुक में देखना, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया. तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर तुम लोग का हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज इग्नोर करना. इंटर लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल पे प्लेस ऑफ सप्लाई करके कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको इग्नोर करो. ऐसा कभी कभी होता है कि अगर ऑर्गेनाइजर अगर इंडिया का है और उसने बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज करके दिया तो शायद वो टैक्सेबल हो सकता है. तो गवर्नमेंट ने इधर क्लेरिफाई किया है कि कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन अगर ऑर्गेनाइज करके दिया है आउटसाइड इंडिया तो वो टैक्सेबल नहीं होएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इवन दो प्लेस ऑफ सप्लाई माइट बी इन इंडिया. तो बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया है तो एग्जेम्प्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ पे फाइनल लेवल वाले ऐड कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके. एंट्री नंबर 35 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. प्लीज अच्छे से सुनना. अपन ने शेड्यूल 2 में पढ़ा होगा कि अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न हो रहा है तो जो बिजनेस के एसेट है जिन लोग के ऊपर तुम लोग ने आईटीसी लिया था वो बिजनेस के एसेट पे तुम लोग को जीएसटी भरना पड़ेगा. दैट इज ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल नंबर 2. तो अगर मैंने बिजनेस का एसेट बेच दिया जिसके ऊपर मैंने आईटीसी लिया था तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, टैक्सेबल होएगा. और अगर बिजनेस बंद हो गया और मैंने जो एसेट है वो एसेट एज अ गोइंग कंसर्न की बिजनेस, सॉरी, अगर बिजनेस बंद हो गया तो जो बिजनेस का एसेट है उसको अपन डीम्ड टू बी सप्लाई मानेंगे. बट अगर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है तो उसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानते. प्लीज वापस से मैं बोल रहा हूँ, याद से सुनना यार. शेड्यूल नंबर 2 बोलता है कि अगर बिजनेस एसेट है जिसके ऊपर तुम लोग ने आईटीसी अवेल किया था और वो बिजनेस एसेट अगर तुम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है जिसके ऊपर हम लोग टैक्स लेगा. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर तुम्हारा बिजनेस बंद भी हो गया, तुम्हारा डेथ हो गया, इसके लिए बिजनेस बंद हो गया है तो तुम लोग ने बिजनेस बंद कर दिया तो जो बिजनेस एसेट तुम्हारे पास पड़े थे जिन लोग के ऊपर तुम लोग ने आईटीसी लिया था उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई मानता है और उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है. बट वो वाले पॉइंट में ही लिखा था जहां पे बिजनेस बंद होता है, अगर बिजनेस बंद हो रहा है बिकॉज अपन ने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, जैसे अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, या तो कोई आदमी मेरा बिजनेस लेके चला गया, मतलब मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, तो वो केस में आईटीसी जो पुराने कंपनी का था वो आईटीसी नया कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. तो वो वाले ट्रांजैक्शन में डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. तो अगर मैंने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया है तो उसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानते. इधर मेरे को वही पॉइंट को जस्ट एक्सप्लेन करके दिया उन लोग ने कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो अगर मैंने पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो नीरज ने अपना क्लासेस किसी को ट्रांसफर कर दिया तो मेरा एसेट भी ट्रांसफर हो रहा है, मेरा लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो रहा है और मेरा आईटीसी जो है वो सामने वाले को मिलेगा. तो ये वाले ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स आने वाला नहीं है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. या तो मेरे बिजनेस में 3 अलग अलग यूनिट है, तीनों इंडिपेंडेंट यूनिट है, मतलब एक स्कूल सेक्शन है, एक प्रोफेशनल सेक्शन है और एक ग्रेजुएशन सेक्शन है. मेरे पास 3 अलग अलग डिवीजन है. स्कूल यूनिट मैंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, सो दैट इज इंडिपेंडेंट यूनिट. तो वो ट्रांसफर किया तो भी एग्जेम्प्ट होएगा. इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट यूनिट और इट हैज टू बी पूरा का पूरा अंडरटेकिंग.
अगर एक यूनिट का मैंने पार्ट ट्रांसफर किया, जैसे मेरे पास प्रोफेशनल सेगमेंट है जिसमें फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सीए चलता है, उसमें से मैंने सिर्फ फाउंडेशन वाला डिवीजन ट्रांसफर किया तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, तो वो टैक्सेबल होएगा। तो अदर एक्सपेक्ट्स पढ़ना ना, पहले तो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब गोइंग कंसर्न एज अ होल ट्रांसफर हुआ है या तो उसका एक इंडिपेंडेंट पार्ट ट्रांसफर हुआ है। अदर एक्सपेक्ट्स पढ़ना, transfer of going concern means transfer of running business which is capable of being carried out by a purchaser as an independent business but shall not cover a mere or predominant transfer of an activity मतलब एक छोटा सा एक्टिविटी ट्रांसफर किया तो वो चीज ये लिस्ट में नहीं आता है। पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ट्रांसफर किया या पूरा का पूरा यूनिट ट्रांसफर किया तो ये एग्जेम्पशन में आएगा। Such sale of business as a whole will comprise comprehensive sale of immovable property, goods and transfer of unexpected order, employee and goodwill। मतलब वही एग्जेम्पशन में है जहाँ पे बिजनेस के साथ साथ उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गया है, ये सब ट्रांसफर हो गया। Since the transfer in title is not merely transfer of title either of immovable property or goods or even both, it may amount to services and thus has been exempted। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर लॉ को इंटरप्रेट करेगा तो वो टैक्सेबल के डेफिनेशन में आ सकता था, बट हम लोग को टैक्स नहीं लेने का है, रेदर हम लोग को आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउ करने का है। इसके लिए हम लोग ने एंट्री ये पास किया है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे सामने नहीं बैठा हुआ है तो मुझे समझ नहीं रहा है बिल्कुल भी समझा या नहीं समझा, बिकॉज ये पूरा का पूरा थियरी कॉन्सेप्ट है। मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ कमर्शियल कोचिंग वाला, मैंने ये बिजनेस तुम लोग को बेच दिया तो ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न हो गया, तो ये टैक्सेबल हो सकता था जो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? बिकॉज जब बिजनेस ट्रांसफर होता है इसका एसेट भी ट्रांसफर होता है, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होता है। मतलब ये वाले कंपनी का अगर कोई जीएसटी लाइबिलिटी पेंडिंग है तो गवर्नमेंट न्यू कंपनी से रिकवर कर सकता है। रेदर गवर्नमेंट बोलता है ऐसे ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोग आईटीसी भी कैरी फॉरवर्ड करने को अलाउ करता है, तो एज पर द डेफिनेशन ये टैक्सेबल हो सकता था। तो जस्ट अ क्लेरिफिकेशन, हम लोग ने ये वाला एंट्री पास किया है और बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न है वो एग्जेम्प्ट होएगा प्रोवाइडेड एज अ होल यूनिट ट्रांसफर होना चाहिए या तो इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रांसफर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट यूनिट मतलब वो यूनिट को लेके सामने वाला एक नया बिजनेस चालू कर सकता है। जैसे मैंने प्री स्कूल ट्रांसफर किया तो वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, बट सिर्फ सीए फाउंडेशन का डिवीजन ट्रांसफर किया तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट का ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बराबर है? और ये तो वही है जो शेड्यूल नंबर 2 में मैंने अभी डिस्कस किया है कि शेड्यूल 2 के हिसाब से वो डीम्ड टू बी सप्लाई है, बट अगर ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दैट इज योर एंट्री नंबर 35। आई थिंक समझेगा। प्लीज अगर कोई डाउट है तो मेरे को पूछना, बिकॉज ये पूरा थियोरी है और थियोरी मेरे को विदाउट तुम्हारे रिप्लाई के यस सर नो सर उसके बिना मेरे को याद नहीं, समझेगा नहीं कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। तो इफ एनी डाउट प्लीज पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप, व्हाटएवर मोड यू हैव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बोलता है पब्लिक कन्वेंस। तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन में ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, बाथरूम, लेविट्रीज, वॉशरूम पे टैक्स नहीं आएगा। आईआरएफसी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जीएसटी नेटवर्क ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रेंटिंग ऑफ एसआईडीसी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बराबर है? तो रेंटिंग बाय एसआईडीसी मेरे को याद नहीं है तो मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया एक्चुअली। अगर हो गया तो स्किप करना, प्लीज फॉरवर्ड कर देना। तो स्टेट गवर्नमेंट, ये मैंने बोल दिया एक्चुअली, मैं वापस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना लैंड जो है लॉन्ग टर्म लीज पे देता है इंडस्ट्रीज को, सो दैट वो स्टेट में इंडस्ट्री फ्लरिश हो। तो उसके लिए उन लोग दो अमाउंट चार्ज करता है, एक वन टाइम प्रीमियम चार्ज करता है और पर मंथ रेंट चार्ज करता है। पर मंथ रेंट टैक्सेबल है, वन टाइम प्रीमियम जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और वन टाइम प्रीमियम के लिए सर्कुलर नंबर 101 है। सर्कुलर नंबर 101 मेरे को बोलता है वन टाइम प्रीमियम एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा एक साथ पे करो तो भी एग्जेम्प्ट है, इंस्टॉलमेंट में पे करो तो भी एग्जेम्प्ट है। ओके, पॉइंट नंबर 40 मेरा बाकी है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है? एकदम इजी है। बोलता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो मैं सामने वाले से सिर्फ लेबर लूंगा तो ये एंट्री आएगा, मैंने सामने वाले से लेबर भी लिया है और मटेरियल भी लिया है तो ये एंट्री नहीं आएगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है? इट कैन बी कंस्ट्रक्शन,
इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, मतलब बेसिकली कोई भी काम होएगा यार। कोई भी काम किससे रिलेटेड है? ओरिजिनल वर्क, बेनिफिशियरी इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, एनहांसमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर या हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के अंदर कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बना रहा है और वो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर ने अगर एलएनटी वाले से मटेरियल भी लिया है और लेबर भी लिया है तो वो टैक्सेबल है। तो मैं बिल्डर हूं जिसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना में लाइसेंस मिला हुआ है और मैं जो बिल्डिंग बनाऊंगा वो PMAY स्कीम में एप्लीकेबल है। वो बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने अगर एलएनटी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो अपना मटेरियल और लेबर दोनों यूज करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल होएगा। बट अगर बिल्डर खुद मटेरियल खरीद रहा है और किसी और से लेबर ले रहा है तो जो प्योर लेबर वाला सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट होएगा। इट कैन बी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, एनीथिंग इन रिलेशन टू बिल्डिंग which are registered under प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल मिशन। सिमिलरली गवर्नमेंट बोलता है कि अगर एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर्ड नहीं है, तो एक नॉर्मल बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया, उसमें जो इंडिविजुअल फ्लैट्स है वो हर एक आदमी का होएगा। सपोज अज्यूम करना बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाया जिसमें 8 फ्लैट है, वो आठों के आठों फ्लैट उसने अलग अलग लोगों को बेचा है, तो ये जो 8 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होएगा वो टैक्सेबल होएगा बिकॉज वो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आता है। सो नॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग इज टैक्सेबल, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना वाला एग्जेम्प्ट है। सेकेंड पॉइंट गवर्नमेंट मेरे को बोलता है अगर तुम लोग रूरल एरिया में जाएगा तो रूरल एरिया में तुम लोग देखता है बिल्डिंग नहीं होता है। रूरल एरिया में क्या होता है, सबका एक एक इंडिविजुअल फ्लैट होता है। तो अगर मैंने अपना इंडिविजुअल फ्लैट बनाने के लिए, मतलब मेरे पास जमीन है उसके ऊपर मैंने फ्लैट बनाया है और वो फ्लैट में मैं या मेरे फैमिली मेंबर रहने वाले हैं और वो एक ही फ्लैट है, पूरे बिल्डिंग में एक फ्लैट नहीं है, ओनली इंडिविजुअल फ्लैट है, उससे रिलेटेड अगर मैंने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा इवन दो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आ रहा है। तो मेरे को बोलता है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर, तुम लोग बराबर से पढ़ना, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। ऊपर वाले पॉइंट में रिपेयर मेंटेनेंस भी था, मैंने हाईलाइट किया। ऊपर वाले पॉइंट में प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भी सर्विस होएगा, न्यू कंस्ट्रक्शन होएगा या रिपेयर एंड मेंटेनेंस होएगा, सब एग्जेम्प्ट है। बट नीचे वाले में एग्जेम्प्ट कभी रहेगा जब सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है और ये सिर्फ ओरिजिनल वर्क मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो एग्जेम्पशन रहेगा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है वो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन पे हम लोग टैक्स नहीं लेना चाहता है। तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है और उसने लेबर लिया है तो वो पूरा का पूरा लेबर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होएगा। और अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए मैं खुद लेबर ले रहा हूँ तो वो भी एग्जेम्प्ट होएगा बाय दिस पॉइंट नंबर 40। आई थिंक समझेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया है वो पूरा का पूरा थियरी है। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरे को विदाउट तुम्हारे रिएक्शन ये समझेगा नहीं whether you guys have understood or not. So if you have any doubts, please post it by the means you have. But please do post it because मेरे को actually नहीं समझ रहा है कि whether you guys have understood or not. I think समझेगा। मिसलेनियस सर्विसेज तुम लोग को पढ़ने का है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ये IGST वाले जो एग्जेम्पशंस है, ये जो एंट्री नंबर 42 ऑनवर्ड्स है, ये सब ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाले क्लास में या तो ये जल्दी खत्म हो गया तो सेम क्लास में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड एंट्रीज में बताऊंगा। आई थिंक इतना क्लियर है।